हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोटिवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान का पार्ट 4। और उससे पहले हमने केमिस्ट्री के पार्ट 3 के अंदर हमने पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और आज की हम इस क्लास के अंदर तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डियर स्टूडेंट परमाणु के बारे में। तो परमाणु अर्थात एटम। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एटम क्या होता है? एटम होता है सबसे सूक्ष्म कण, जिसको अपन और ज़्यादा आगे विभाजित नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल है कि अपने बात करें तो जैसे मान लीजिए आपके पास में एक चौक का छोटा टुकड़ा है और उस चौक के टुकड़े को आप लगातार तोड़ते जा रहे हो और एक ऐसी कंडीशन आएगी जिससे आप उसका एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सूक्ष्म कण होगा जिसको अपन और ज़्यादा आगे नहीं तोड़ सकते। वही आपका क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है। तो जॉन डाल्टन के अनुसार इस प्रकृति के अंदर विद्यमान जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ अर्थात जितने भी द्रव्य हैं, चाहे वो आपके तत्व हो, चाहे वो आपके यौगिक हो, चाहे वो आपके मिश्रण हो, चाहे वो आपकी मिश्र धातु हो, ये सारे के सारे छोटे छोटे या बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। और यही छोटे छोटे या जो सूक्ष्म कण होते हैं डियर स्टूडेंट, यही कहलाते हैं परमाणु। यही क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट? परमाणु या एटम कहलाते हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं अणु। अणु अर्थात अणु को बोला जाता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बोला जाता है डियर स्टूडेंट। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? देखिए, जब दो परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, जब दो परमाणु आपस में संयोजित हो जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। तो दो परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं, दो परमाणु आपस में जब जुड़ते हैं तो जुड़ने के कारण किसका निर्माण होता है डियर स्टूडेंट? अणु का निर्माण होता है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे मान लीजिए अपने पास में यह एक बिल्कुल सूक्ष्म कण है जो कि है परमाणु, और अपने पास में ये दूसरा परमाणु है, ये अपने पास में दो परमाणु है। इन दोनों के मिलने से O2 का अर्थात किसका निर्माण होगा? यहाँ पे अणु का निर्माण हो जाएगा। जो नवजात ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये बिल्कुल सूक्ष्म कण है, ये यहाँ पे परमाणु है और ये भी क्या है? परमाणु। जब ये दोनों आपस में संयोजित हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे ये O2 अणु बनेगा। और ये क्या कहलाएगा आपका? जो O2 बनेगा ये आपका क्या होगा? यहाँ पे अणु या मॉलिक्यूल होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे डाई नाइट्रोजन है, डाई हाइड्रोजन है। तो ये सारे के सारे आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? अणु के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं आगे तत्व के बारे में। तत्व अर्थात एलिमेंट के बारे में बात करते हैं डियर स्टूडेंट। तत्व अर्थात एलिमेंट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, तत्व या एलिमेंट क्या होता है? जब एक ही प्रकार के परमाणु समूह, एक ही प्रकार के परमाणु समूह को तत्व कहा जाता है। तत्व अर्थात एलिमेंट कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए अपने पास में कोई ऐसा कोई बड़ा पदार्थ है जिसके अंदर सारे के सारे कण एक जैसे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? तत्व या एलिमेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें, जैसे अपने पास में लोहे का एक सूक्ष्म टुकड़ा है और उस सूक्ष्म टुकड़े के अंदर आप देखोगे उसके अंदर जो सारे के सारे जो कण होते हैं वो Fe के होते हैं अर्थात फेर्स के होते हैं। तो वो आपका क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। तो इसमें अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो एग्जाम्पल अर्थात इसमें एक हो जाएगा लोहा, उसके बाद में हो जाएगा तांबा, उसके बाद में हो जाएगी आपकी चांदी, एल्यूमिनियम। ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? तत्व हो जाएंगे।
उसके अलावा देखिए डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है आपसे मेरा, क्या हीरा एक तत्व है? क्या हीरा एक तत्व है? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल यस, क्योंकि हीरा जो होता है उसके अंदर जो सारे के सारे जो कण होते हैं वो किसके पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट? कार्बन के पाए जाते हैं। इसी कारण हीरा भी क्या होगा? एक प्रकार का तत्व होगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। यह हो गया अपना यहाँ पे तत्व। चलिए आगे अपने बात करते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक 2 नंबर पे आ जाएगा डियर स्टूडेंट हमारा यौगिक। अब देखिए यौगिक क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं या आपस में जब जुड़ते हैं, तो एक निश्चित अनुपात के अंदर जब संयोजित होते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। तो तत्वों का निश्चित अनुपात में संयोजन, निश्चित अनुपात में संयोजन होने से ही किसका निर्माण होता है डियर स्टूडेंट? यौगिक का निर्माण होता है, अर्थात कंपाउंड्स का निर्माण होता है। जैसे अगर अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे H2O है जो, अर्थात जो जल है वो एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। इसके अगर अपने अनुपात की बात करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2, और ऑक्सीजन का कितना अणु है? 1। इन दोनों का एक निश्चित अनुपात है, अर्थात 2:1। तो निश्चित अनुपात के अंदर जब आपस में ये संयोजित होते हैं तो ही किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। उसके बाद दूसरी बात, इनका अनुपात तो निश्चित होता है, उसके अलावा इनका जो द्रव्यमान होता है, अर्थात इनका जो मास होता है वो भी कैसा होता है डियर स्टूडेंट? निश्चित होता है। चाहे मान लीजिए अपने पास में जो यौगिक है वो चाहे किसी भी स्रोत से अपने को प्राप्त हुआ हो, चाहे वो अपने को किसी भी स्रोत से प्राप्त हुआ हो, उनका द्रव्यमान क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे अपने जैसे अपने जल के द्रव्यमान की बात करते हैं H2O की, तो H2O का द्रव्यमान कितना होता है? 2 + 16 बराबर में कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो इनका जल के जो अणु हैं और इसके अंदर जो इनका जो द्रव्यमान है वो कैसा होता है? हमेशा निश्चित होता है, चाहे वो अपने को किसी भी सोर्स से प्राप्त हुए हों। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जब एक निश्चित अनुपात के अंदर 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। और उस यौगिक के अगर अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे जल है, तो जल के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो कितना है? 2:1 है। इनका अनुपात तो हमेशा निश्चित होता है, लेकिन उसके अलावा इनका जो द्रव्यमान होता है वो भी हमेशा कैसा होता है? निश्चित होता है, चाहे वो अपने को किसी भी सोर्स से या स्रोत से अपने को प्राप्त हुआ हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी सोर्स है वहां से अगर अपने को प्राप्त हुआ है तो वो आपका क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। उसके अलावा और भी बहुत सारे यौगिक हैं, जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करें NaCl, सोडियम क्लोराइड भी एक प्रकार का यौगिक है। इसमें सोडियम और क्लोराइड दोनों ही 1:1 में जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? NaCl भी एक प्रकार का यौगिक हो जाएगा। NaOH ये भी आपका एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। ऐसे दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल देखते हैं यौगिक के। और उसके अलावा जैसे अपना NaCO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, ये भी आपका क्या है? एक प्रकार का यौगिक होता है। और हम दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में एक एक करके इन डिटेल बात नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो ये अपना है डियर स्टूडेंट यौगिक। चलिए अब हम आगे बात करते हैं मिश्रण की, अर्थात मिक्सचर के बारे में। मिश्रण क्या होता है?
देखिए डियर स्टूडेंट, मिश्रण की बात करते हैं अपने, अर्थात मिक्सचर इसको बोला जाता है। तो देखिए मिश्रण क्या होता है, जब अपन क्या करते हैं, दो या दो से अधिक तत्व हो, चाहे वो यौगिक हो, चाहे वो आपका तत्व हो सकता है, चाहे वो आपका क्या हो सकता है, यौगिक होता है, उन दोनों को अगर अनिश्चित अनुपात के अंदर मिला दिया जाए, मान लीजिए अपने पास में तत्व ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है और यौगिक कम क्वांटिटी के अंदर है, उन दोनों को जब आपस में मिक्स कर दिया जाता है तो उसके मिलने से ही अपने मिश्रण का निर्माण होता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो तत्व होता है और यौगिक जो होता है, इन दोनों को विभिन्न प्रकार की भौतिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। अर्थात मिश्रण के अंदर जितने भी कण हैं उन सभी को विभिन्न प्रकार की भौतिक विधियों के द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है। तो मिश्रण की बात करता हूं तो तत्व या यौगिक, जब एक अनिश्चित अनुपात के अंदर निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो ही मिश्रण का निर्माण होता है। और मिश्रण को विभिन्न प्रकार की भौतिक विधियों के द्वारा आसानी से पृथक अर्थात अलग किया जा सकता है। मैंने आपको पहले समझा दिया अच्छी तरह से कि तत्व और यौगिक जो है, इनके जो कण हैं वो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, तो इसी कारण को विभिन्न प्रकार की भौतिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, एक और बताता हूं, जब तत्व और यौगिक को जब आपस में मिलाया जाता है तो इनके मध्य में किसी प्रकार के रासायनिक बंध का निर्माण नहीं होता, और इसी रासायनिक बंध के निर्माण नहीं होने के कारण इनको विभिन्न प्रकार की भौतिक विधियों के द्वारा आसानी से पृथक या अलग अलग किया जा सकता है। चलिए अगर अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे वायु है, वायु भी एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। उसके अलावा जैसे अपने बादल की बात करते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, वायु के अंदर कौन कौन सी गैसें होती है, N2 गैस होती है, O2 गैस होती है, उसके अलावा H2 गैस होती है, उसके बाद कुछ एक जल वाष्प होती है ना। तो इन सभी के मिलने के कारण ही किसका निर्माण होता है, आपके मिश्रण का निर्माण होता है। अब इन सभी को विभिन्न प्रकार की भौतिक विधियों के द्वारा अलग अलग पृथक किया जा सकता है। देखिए डियर स्टूडेंट, जो मिश्रण होते हैं अर्थात जो मिक्सचर होते हैं वो आगे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होता है, देखिए वो मिश्रण जिसमें जो मिश्रण के जो अवयव हैं वो सारे के सारे एक ही अवस्था या प्रावस्था में हो। देखिए ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रण के सभी अवयव एक ही अवस्था या प्रावस्था में होते हों, एक ही अवस्था या प्रावस्था में होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। अब अवस्था या प्रावस्था का क्या तात्पर्य हुआ डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए इसके अंदर जितने अवयव है वो सारे या तो गैस अवस्था के अंदर है या लिक्विड अवस्था के अंदर है या सॉलिड स्टेट के अंदर है, सॉलिड अवस्था के अंदर है। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसको अपन बोलते हैं समांगी मिश्रण बोला जाता है। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करता हूं तो जैसे मान लीजिए वायु है, वायु जो है और उसके साथ में जो विलयन जितने प्रकार के होते हैं सॉल्यूशन, वो सारे के सारे यहाँ पे क्या होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। उसके अलावा विषमांगी मिश्रण की अगर मैं बात करूं तो ऐसा मिश्रण जिसमें
सारे के सारे जो अवयव हैं वो भिन्न भिन्न अवस्था या प्रावस्था में होते हैं। भिन्न भिन्न अवस्था या क्या होते हैं, प्रावस्था में होते हैं। अवस्था बोल दो या प्रावस्था बोल दो, एक ही बात होती है। भिन्न भिन्न अवस्था या प्रावस्था में होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, मिश्रण बोला जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो जैसे इसमें दूध है, इसके अंदर जो बादल है, उसके अलावा जो धुंध होती है, धुंध बोलते हैं फॉग जिसको, है ना, ये सारे के सारे जो होते हैं विषमांगी मिश्रण के एग्जाम्पल होते हैं। उसके अलावा जो धुआं होता है, धुआं, वो भी किसका एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट, विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। अब अपने दूध की अगर अपने बात करें तो दूध के अंदर जितने भी अवयव पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा, इन सभी की अलग अलग अवस्था होती है, अलग अलग प्रावस्था होती है। उसी प्रकार से बादल की अगर अपने बात करें तो बादल के अंदर जो जल होता है वो तीनों अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है। और धुआं जो होता है उसमें कार्बन के छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, उसके अलावा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। उसी प्रकार से फोग और धुएं के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड और छोटे छोटे सूक्ष्म कण है जो जल बूंदों के रूप में पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे हो जाते हैं विषमांगी मिश्रण के एग्जाम्पल। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो मिश्रण क्या होता है डियर स्टूडेंट, तत्व या यौगिक को कैसे मिलाएंगे, अपने एक अनिश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो किसका निर्माण होता है, मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी मिश्रण, जिसमें सभी अवयव समान प्रावस्था में हो समांगी मिश्रण और असमान प्रावस्था में तो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो विलयन जो है वो एक प्रकार का कैसा मिश्रण है डियर स्टूडेंट, समांगी मिश्रण कहलाता है। आई होप आपको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं मिश्र धातु के बारे में। तो मिलते हैं दो या दो से अधिक धातु या अधातु को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एक समांगी मिश्रण प्राप्त करते हैं, तो वो समांगी मिश्रण जो होता है डियर स्टूडेंट वो क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे पित्तल है तो पित्तल किस किस से मिलकर बनता है, कॉपर प्लस जिंक से। इन दोनों को मिलाने से ही किसका निर्माण होता है, पित्तल का निर्माण होता है। और पित्तल का जो प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट वो होता है बर्तन को बनाने में। उसी प्रकार से अगर मैं कांसे की बात करता हूं तो कांसा किस किस से मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक। इन दोनों को मिलाने से ही कांसे का निर्माण होता है और इसका प्रयोग होता है सिक्के, घंटी और बर्तन बनाने के लिए। उसी प्रकार से अगर मैं जर्मन सिल्वर की बात करूं तो जर्मन सिल्वर बनता है कॉपर, जिंक और निकल। इन तीनों को मिलाने से ही जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है और इसका प्रयोग भी होता है डियर स्टूडेंट बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से सोल्डर बनता है लेड प्लस में टीन के मिलने से और इसका प्रयोग होता है सोल्डिंग करने के लिए। अपने मार्केट के अंदर जाते हैं और अपने को किसी वायर के ऊपर अगर अपने को मान लीजिए सोल्डिंग करवानी है तो सोल्डिंग करने के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं, सोल्डर का प्रयोग करते हैं और ये बनता है लेड और टीन के मिलने से। उसके बाद में रोल्ड गोल्ड बनता है कॉपर और एल्यूमिनियम के मिश्रण से और इसका प्रयोग जो होता है डियर स्टूडेंट वो होता है सस्ते आभूषण बनाने के लिए। हम जो सस्ते आभूषण लेके आते हैं वो रोल्ड गोल्ड के ही बने होते हैं जो कि कॉपर और एल्यूमिनियम का एक समांगी मिश्रण होता है। उसके बाद में अगर अपने स्टील की बात करते हैं तो स्टील बनता है लोहा, कार्बन, निकल और क्रोमियम। इन तीनों के मिलने से ही डियर स्टूडेंट स्टील का निर्माण होता है और स्टील का जो प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट वो होता है बर्तनों को बनाने के लिए। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी और बाकी हम करेंगे डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया कितना समझ में आ रहा है। और उसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो के नीचे पॉजिटिव कमेंट करके आप हमें ज़रूर अप्रिशिएट करें ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियोज इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको उपलब्ध करवा सकें। आपके सहयोग की आशा में मोटिवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल।